हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्टडी चैनल एजुकेशन वे पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो में हम जीके और जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ में देखिएगा। आप भली भांति परिचित हो चुके होंगे एग्जाम से कि देखिए किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में ट्रेंड कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर आज का ये प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टॉप 35 प्रश्नों को कम से कम देखिएगा, 20 से 25 मिनट में यहां पर मैं कंप्लीट करा दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे आज के। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और इसके पहले आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और आपने भी यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और सबसे पहला प्रश्न है जिसमें से हमारा देखिए पहला ही प्रश्न इकोनॉमी से संबंधित है। चलिए, कह रहा है देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन ए कह रहा है कि सरदार पटेल ने, महालनोबिस ने, पीसी महालनोबिस ने, दादा भाई नौरोजी। यहां पर देखिए डबल ऑप्शन जा रहे हैं। यहां पर है डॉक्टर वी के आर बी राव, डॉक्टर वी के आरवी राव। ठीक है, आरवी राव। चलिए, ये रहा आपका प्रश्न। चलिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन, राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया। चलिए, तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय पर ध्यान दिया है वो दादा भाई नौरोजी ने। और कब दिया था ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए 1867-68 में। ठीक है, 1867-68 में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय बताई गई थी। और कितनी बताई गई थी ये भी याद रखना है। तो प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय बताई गई थी वो 20 रुपए बताई गई थी। कितनी भैया? 20 रुपए। ये भी याद रखेगा, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में यदि आपसे पूछता है कि वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसके द्वारा की गई, तो वैज्ञानिक विधि से यदि पूछता है तो याद रखेगा डॉक्टर बी के आर बी राव के द्वारा। ठीक है, 1932 में डॉक्टर वी के आर बी राव के द्वारा, ठीक है, वैज्ञानिक विधि से पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। और जो प्रति व्यक्ति आय बताई गई थी वो थी भैया यहां पर देखिए 62 रुपए। कितनी थी? 62 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई थी। यह भी आपको याद रख लेना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि किस देश में विक्रम संवत है। ठीक है, विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। फिजी का है, मॉरिशस का है, इंडोनेशिया का और नेपाल का है। भैया कहां का है? नेपाल का है। ठीक है, विक्रम संवत की बात करते हैं तो यह प्रश्न बनता है कि भैया विक्रम संवत किसके द्वारा, किस शासक के द्वारा चलाई गई थी। तो देखिए 78 ईसा पूर्व। ठीक है, 78 ईसा पूर्व। यह भी आपको याद रख लेना है। किसके द्वारा? तो विक्रमादित्य के द्वारा। किसके द्वारा? विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत चलाई गई थी। ये भी याद रखेगा, ये आपको सन भी याद रखना है, ये इंपोर्टेंट है और प्रश्न यहां से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे नेपाल की आधिकारिक कैलेंडर की बात। लेकिन आपसे पूछता है कि भारत का कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। ठीक है, भारत का कैलेंडर की बात करता है तो याद रखिएगा भारत का कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। ठीक है, शक संवत पर आधारित है। और जो शक संवत है भैया वो कनिष्क के द्वारा चलाई गई थी। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा चलाई गई थी। यह भी आपको याद रख लेना है। पूछता है कि कब चलाई गई थी तो यह भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 57 ईसा पूर्व। ठीक है, 57 ईसा पूर्व। ठीक है, कुषाण वंश के एक महान प्रतापी राजा हुए कनिष्क थे और कनिष्क के द्वारा ही शक संवत चलाई गई थी, जो अभी वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, देखिए जिसमें से यह भी पूछ लिया जाता है कि शक संवत जो पर आधारित कैलेंडर है उसका पहला महीना कौन सा है। तो देखिए चैत्र है और अंतिम महीने की बात करूं तो फाल्गुन है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये सभी आपने नाम सुने होंगे। ठीक है, जिसको हम हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 57 ईसा पूर्व कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, भारत के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और जो विक्रम संवत है विक्रमादित्य, या जिनका दूसरा नाम है भैया चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना है, आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। आयन मंडल में, बरही मंडल में और क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ मंडल है। ठीक है, समताप मंडल में। तो जो ओजोन परत है वो कहां पर पाई जाती है भैया? समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल की बात करते हैं तो देखिए समताप मंडल, ठीक है, पहला मंडल है क्षोभ मंडल, इसके बाद में समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया। ठीक है, इसके बाद में आयन मंडल हो गया, बरही मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल की बात करते हैं तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि वायुयान
ठीक है, वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? ठीक है, तो याद रखेगा समताप मंडल में। और ओजोन परत भी कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो पूछता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो बोल सकते हैं प्रथम मंडल, जिसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, पूछता है कि सबसे कम टेम्परेचर किस मंडल का होता है? तो सबसे कम टेम्परेचर होता है मध्य मंडल का। ठीक है, -80 तक। ठीक है, कितना? 80 डिग्री तक यहां पर टेम्परेचर गिर जाता है मध्य मंडल का। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद की बात करता है। तो देखिए, मोती मस्जिद की बात करें हम तो एक नगर की में नहीं है सिर्फ, देखिए 3 नगर में है। एक तो हो गया आगरा हो गया, ठीक है, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया और लाहौर। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा हमारे यहां पर विकल्प गड़बड़ है, लेकिन हमें भारत के सापेक्ष से बात करनी है। ठीक है, भारत के संदर्भ में यहां पर बात करनी है कि जो मोती मस्जिद है वो कहां पर है? तो आगरा में है और दिल्ली में भी है। देखिए, पूछता है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा। ठीक है, शाहजहां के द्वारा। और दिल्ली की मोती मस्जिद की बात करें तो औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, लाहौर में भी है। और लाहौर की यदि पूछता है कि मोती मस्जिद का निर्माण, तो याद रखिएगा किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ठीक है, जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5वां प्रश्न। कह रहा है कि पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग, ठीक है, किया जाता है। ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? कह रहा है कि जतिन दास चंद्रशेखर है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद हो गया, कल्पना दत्त हो गया और राजगुरु हो गया। तो देखिए, राजगुरु भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी। ठीक है, कहां पर दी गई थी? तो यह भी आपको याद रखना है, लाहौर में दी गई थी। और डेट आपसे पूछेगा जो इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को लाहौर की जेल में तीनों को फांसी दी गई थी। और इसी कारण से याद रखिएगा 23 मार्च को भैया मनाया जाता है शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, कल्पना दत्त, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं तो देखिए, इन्होंने स्वयं को अपने आप को गोली मार दी थी। ठीक है, जो कहां पर हुई थी ये भी पूछ लेता है। तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, इन्होंने अपने सिर में, ठीक है, गोली दाग दी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो एग मार्क के द्वारा। ठीक है, एग मार्क के द्वारा, ठीक है, गुणवत्ता निर्धारित की जाती है कृषि उत्पादों की। ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि जो एग मार्क है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा दिया जाता है। यह भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए दिया जाता है? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस प्रदेश की उपज है? बताइए। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक है, उड़ीसा का है उड़ीसी। ठीक है, गुजरात का है गरबा, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लोक नृत्य। ठीक है, राजस्थान का है घूमर। ठीक है, कालबेलिया, जो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कालबेलिया, जो कालबेलिया नृत्य है वो सपेरों के द्वारा किया जाता है। एक प्रश्न बनता है यहां से गुजरात से, बहुत इंपॉर्टेंट, कि यूनेस्को की सूची में कौन सा लोक नृत्य शामिल किया गया है? याद रखेगा, एकमात्र है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गरबा नृत्य है, जैसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, वो है गरबा नृत्य। उड़ीसा यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है, ये किसके द्वारा है, किस प्रदेश का है? तो उड़ीसा का है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? वो थे भैया बुलाह चौधरी। कौन थी? बुलाह चौधरी थी, बुलाह चौधरी। ठीक है, ऑप्शन यहां पर बी सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है?
देखिए, तो देखिए जनरेशन की बात करें, कंप्यूटर की जनरेशन की यदि मैं बात करूं तो देखिए 5 जनरेशन रही है इसकी। कितनी? 5 रही है। पहली जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, 5 जनरेशन अभी तक फिफ्थ जनरेशन का विकास हुआ है कंप्यूटर के क्षेत्र में। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि कौन सी ऐसी जनरेशन थी, ठीक है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं था? तो निर्वात ट्यूब, जो निर्वात ट्यूब की विशेषता है तो वो भैया फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में देखने को मिलती है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में देखने को मिलती है, तो ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर रहे हैं इसमें भैया सीडी का किसका विकास माना जाता है? सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। ठीक है, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, इसका विकास माना जाता है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। चलिए अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न कह रहा है कि वाहनों के अग्रदीपों, जो हेडलाइट्स होती है उसमें किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो भैया अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण, जो उत्तल दर्पण होता है इसकी बात करें भैया, तो उत्तल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है वो मिरर में। ठीक है, वाहनों, ठीक है, जो वाहन होते हैं उसके जो मिरर लगे होते हैं तो पीछे देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, और जो हेडलाइट होती है उसमें प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो देखिए आर्थिक विकास कह रहा है प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार भी निश्चित होना चाहिए। ठीक है, और पूंजी का निर्माण। ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 12वां प्रश्न कह रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। पूछता है कि कब की गई थी? तो 1905 में की गई थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा देखिए 1878 में, ठीक है, पूछा जाता है कि हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1878 में की गई थी। चलिए दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इन्हीं के सुझाव पर यह नाम दिया गया था। और इसके अलावा पूछा जाता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया भी कहा जाता है इनको। ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम में है, केरल में है, अरुणाचल प्रदेश में है और तमिलनाडु में है। चलिए तो देखिए शांत घाटी है कहां पर? केरल में है। और भैया जैव विविधता के लिए संपन्न एक क्षेत्र है ये। ठीक है, जहां पर भारत की सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। वो कौन सी घाटी है? शांत घाटी है। ठीक है, जिसको मूक घाटी, कई नाम है इसके, मूक घाटी के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो देखिए 1948 में स्वीकृत हुआ था। ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? अंग महाजनपद की राजधानी बताना है क्या थी? तो देखिए कुल महाजनपद, भारत में जो प्राचीन भारत का समय रहा है, कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। और 16 में से बात करें तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इन 16 में से 8 जनपद, ठीक है, 8 महाजनपद तो केवल उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में थे। तो ये भी आपको याद रख लेना है। ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी भैया? चंपा थी। पूछता है कि मल्ल जो महाजनपद हुआ करता था इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो यह भी आपको याद रखना है, कुशीनारा। क्या हुआ करती थी भैया? कुशीनारा, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कुशीनगर के नाम से भी जानते हैं वर्तमान में। चलिए अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पोल्क स्टेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाक जल संधि के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में पोल्क स्टेट और हिंदी में पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि पाक जल संधि के माध्यम से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं। ठीक है, कौन कौन जुड़े हुए हैं? भारत और श्रीलंका पाक जल संधि के माध्यम से डिवाइड है, या बोल सकते हैं कि जुड़े हुए हैं। सी ऑप्शन है, कह रहा है देखिए यहां पर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो देखिए 38वीं समानांतर रेखा जोड़ती है किसको? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। ठीक है, पूछता है कि भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। पूछता है कि भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? तो मैक-मोहन रेखा अलग करती है। ठीक है, मैक-मोहन रेखा, ये याद रखिएगा। चलिए
17वां प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी द्वारा 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या है? तो यंग इंडिया है। क्या है भैया? यंग इंडिया। ठीक है, गांधी जी के द्वारा संपादित एक समाचार पत्र है। इसके अलावा देखिए हरिजन पत्रिका, पूछता है कि हरिजन पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो देखिए किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा किया जाता था, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है, कह रहा है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो भैया कौन सा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी नहीं मिलता है। विटामिन सी के सबसे अच्छा स्रोत की बात करते हैं तो देखिए कहीं कहीं पर बताया जाता है कि संतरा है, लेकिन संतरा नहीं है। देखिए जो भरपूर मात्रा में जो विटामिन सी मिलता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, वो सबसे ज्यादा मिलता है। वो किसमें मिलता है? विटामिन सी आंवला में मिलता है। ठीक है, आंवला में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का आंवला है, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न और कह रहा है कि पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत बताना है। क्या है? कह रहा है पित्ताशय है, अग्न्याशय है, पित्त वाहिनी है और यकृत है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पित्त का स्रोत क्या है, तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि भाई पित्ताशय है। नहीं, जो पित्ताशय का काम है वो केवल स्टोर करना है। क्या है? पित्त का स्टोर करना है। ठीक है, लेकिन पित्त का स्रोत पूछ रहा है तो निर्माण किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा यकृत जाएगा। ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो देखिए महात्मा गांधी के गुरु कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले, तो बी सही आंसर हो जाएगा। और पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन हुए? तो महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान भैया दिल्ली में है। पूछता है कि विश्व अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यह भी लखनऊ में है। ठीक है, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। विश्व अनुसंधान संस्थान हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछता है तो कहां पर है? लखनऊ में है। पूछता है कि भातखंडे अनुसंधान संस्थान कहां पर है? संगीत अकादमी कहां पर है? तो यह भी लखनऊ में है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है लखनऊ से, याद रखना है आपको इसको। ठीक है, चलिए देखिए अभी मैंने बताया आपको कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ में। लेकिन आपसे पूछता है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ठीक है, तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है कोयंबटूर में। ठीक है, कहां पर है? चेन्नई में। चलिए अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो देखिए नेहरू ट्रॉफी डूरंड कप का संबंध है भैया फुटबॉल से है। ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगा खा कप हो गया, मेजर ध्यानचंद्र कप हो गया, ये है हॉकी से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा, चलिए देखिए वैसे इसका यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि देखिए आंध्र प्रदेश वर्तमान में बात करें तो आंध्र प्रदेश चावल उत्पादन में पहला स्थान रखता है। ठीक है, लेकिन हमसे कह रहा है कि चावल का कटोरा, तो चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर, ठीक है, बी सही आंसर हो जाएगा। केरल तो मसालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मसाले उत्पादन में और रबर उत्पादन में, ठीक है, रबर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है केरल राज्य। ठीक है, कर्नाटक की बात करते हैं तो देखिए कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है कर्नाटक, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात वो है भैया जोग जलप्रपात, या फिर जिसको हम बोलते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात, तीन नाम है इसके। ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग जलप्रपात और गरसोप्पा जलप्रपात। ठीक है, कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 25वां प्रश्न है, कह रहा है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो एफ वेंटिंग ने किया था। ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। ठीक है, पूछा जाता है कि एडवर्ड जेनर, तो पूछा जाता है कि चेचक के टीका, ठीक है, चेचक का टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, रोनाल्ड रोच के द्वारा
मलेरिया परजीवी की खोज, ठीक है, मलेरिया परजीवी की खोज किसके द्वारा की गई थी? रोनाल्ड रोस के द्वारा की गई थी। चलिए, तीनों इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और ताप्ती। तो भैया महानदी है गोदावरी के नदी के किनारे है, ठीक है। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, 1465 किलोमीटर कुल इसका प्रवाह स्थल है, ठीक है, याद रखेगा। और प्रायद्वीप भारत की, या बोल सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीप भारत की भी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, ठीक है। चलिए, पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 28वां, और कह रहा है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। चलिए, तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है, आरबीआई के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कि भारत का शीर्ष बैंक कौन सा है? तो भारत का शीर्ष बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक है। और वर्तमान में यदि आपसे पूछता है कि इसके गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है भैया? शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है। क्रम से 15वें हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलिए, देखिए, आरबीआई की स्थापना भी पूछ लेगा आपसे, तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। देखिए, वित्त आयोग किसके द्वारा, ठीक है, इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसके, ठीक है, प्रथम वित्त आयोग का गठन की बात करें तो 1951 में इसका गठन किया गया था। और जो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, केसी नियोगी जी थे। कौन थे? केसी नियोगी जी थे। यदि आपसे पूछता है कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। चलिए, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि जस्ते की परत चढ़ाना, ठीक है। ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? अमर्त्य सेन के द्वारा, महबूब उल हक के द्वारा, मोंटेक सिंह अहलूवालिया के द्वारा, या फिर फ्रीडमैन के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था भैया? महबूब उल हक और उनके सहयोगी तौर पर जो थे अमर्त्य सेन थे। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, महबूब उल हक, ठीक है। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, महबूब उल हक के द्वारा किया गया था, ठीक है, इसको याद रख लेना है आपको। चलिए, देखिए, यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि जो मानव विकास सूचकांक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, या बोल सकते हैं कि यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। सबसे इसकी स्थापना की बात करें तो 1965 में हुई थी यूएनडीपी की, ठीक है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चलिए, देखिए, पूछता है कि भारत में अर्थशास्त्र का जनक, तो भारत में अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है अमर्त्य सेन को। इनको देखिए 1998 में, ठीक है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है, जो पहला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार था। चलिए, तो इसका जो सही आंसर जाएगा महबूब उल हक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पहली बार परमाणु बम कहां पर फेंका गया था? नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो और हिरोशिमा में, ठीक है, 1945 में, ठीक है, अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा में, ठीक है, परमाणु बम फेंका गया था, जिसमें काफी जनधन की हानि हुई थी। चलिए, 32 प्रश्न है, कह रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? चलिए, तो प्रचुर प्रदेश, और यदि आपसे देश पूछता है तो दोनों को बता रहा हूं यहां पर, प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, प्रथम स्थान रखता है। और यदि आपसे देश पूछता है तो बांग्लादेश, क्या है भैया? बांग्लादेश प्रथम स्थान रखता है जूट उत्पादन में। चलिए, मसालों के उत्पादन में, तो मसालों के उत्पादन में हो गया केरल हो गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 33वां प्रश्न, कह रहा है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से, जीवाणु से, वायरस से, शैवाल से। तो जो पेनिसिलिन है वो किससे प्राप्त की जाती है? कवक से। किससे की जाती है? कवक से की जाती है, फंजाई से की जाती है। और पूछता है कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा?
फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पेनिसिलियम, ठीक है, नोटेटम जो कवक था इसके द्वारा, ठीक है, पहली जो एंटीबायोटिक थी उसका विकास किया गया था, उसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा कवक जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 34, कह रहा है कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? वायु से, भूमि से, ध्वनि से है और जल से है। तो किससे है? ध्वनि से संबंधित है डेसिबल, ठीक है। पूछा जाता है कि ध्वनि के मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर जाएगा। देखिए डेसिबल की बात करते हैं, पूछा जाता है कि कितने डेसिबल तक की ध्वनि मानव के लिए हानिकारक नहीं है। तो देखिए 120 तक चल जाएगी, लेकिन इससे यदि अधिक होती है, इससे अधिक होती है यदि, ठीक है, 120 डेसिबल से अधिक ध्वनि तेज होती है तो वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चलिए 35वां प्रश्न है और कह रहा है कि किसी बिजली की इस्त्री, ठीक है, को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम, जो आपका प्रेस बोलते हैं जिसको, ठीक है, इस्त्री के नाम से जानते हैं। गर्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के प्रश्न कैसे रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो को थोड़ा सा, ठीक है, शेयर करें। जो भी देखिए बच्चे यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये एग्जाम के लिए फिर से आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, पढ़ाई करते रहिएगा अपना। भले ही 6 महीने का समय है, लेकिन निश्चित नहीं है कि कब गवर्नमेंट के द्वारा आपको डेट दे दी जाए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन कैसा रहा है बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। और चलिए मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। धन्यवाद।